प्रिय छात्रों, आपने कमेंट किया है कि सर आप बायोलॉजी का वीडियो बना करके अपलोड कर दीजिए। तो प्रिय छात्रों, आपने कमेंट किया है तो हम मेहनत कर रहे हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी जानते हैं कि जिस छात्र ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, याद कर लिए, समझ लिए, तो वो कोई भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। तो यह MP सुपर 100 बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे 40 क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो ध्यान से देखें और सुनें। बच्चों, यहाँ आपसे पहला प्रश्न पूछा इन्होंने कि कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा जब आमाशय द्वारा HCl उत्पन्न नहीं होगा। तो बच्चों, वो आपका पेप्सिन एंजाइम है। अगर बच्चों आपका जो आमाशय है, माने पेट है, वो HCl नहीं बनाएगा, आमाशय आपका HCl नहीं बनाएगा, तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये काम नहीं करता। ये प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, ये काम नहीं करेगा यदि आमाशय HCl नहीं बनाएगा। जो HCl है आपका अपने पेट में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? पेट में। और ये किस ग्रंथियों से निकलता है? जठर ग्रंथियों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथियों से HCl निकलता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम होता है? हेनले लूप का अवरोही पास। नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के लिए सबसे कम पारगम होता है? हेनले लूप का अवरोही पास। हेनले लूप का अवरोही पास। अब प्रश्न है, मेंडल के द्वितीय नियम को यह भी कहा जाता है, तो इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। मेंडल के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? तो मेंडल के दूसरे नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। अब प्रश्न है, द्विनिषेचन का विशेषात्मक गुण किन पौधों में होता है? तो द्विनिषेचन का जो विशेषात्मक गुण है बच्चों, वो एंजियोस्पर्म पौधों में होता है। द्विनिषेचन माने डबल फर्टिलाइजेशन। किन पौधों में होता है? ये होता है आपका एंजियोस्पर्म पौधों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न है, लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने पर मीठा लगने लगता है, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा होता है, स्टार्च होता है रोटी में, पता है। स्टार्च एमाइलेज एंजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है और डाइसैकेराइड में बदल जाता है। आपने रोटी का टुकड़ा चबाया, उसमें होता है स्टार्च, आपके लार में होता है एमाइलेज एंजाइम। तो चबाते चबाते जो है, जो एमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च को डाइसैकेराइड में बदल देता है। और डाइसैकेराइड माने शर्करा, माने शक्कर। तो रोटी का टुकड़ा चबाते चबाते जो है मीठा लगने लगता है। ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट जो है ये बनता है। कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है कोशिका द्रव्य माने साइटोप्लाज्म में। पत्तियों में बना संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट, माने जो पत्तियां होती हैं उनमें भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो चालनी नलिकाओं के द्वारा, चालनी नलिकाओं के द्वारा पूरे पौधे में वो भोजन जाता है, फलों में पहुंचता है। ठीक है, तो वो किस रूप में स्थानांतरित होता है, ये आपसे पूछा। तो आपका आंसर है सुक्रोज। पत्तियों में बना संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट चालनी नलिकाओं के द्वारा सुक्रोज के रूप में पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। अब प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए, माने A, B और C ये चिन्हित किए गए हैं, को क्रमशः A और B और C में बताइए। A क्या है? A आपका प्रांकुर है, A आपका प्रांकुर है, A आपका प्रांकुर हो गया। ठीक है, A आपका प्रांकुर हो गया। B क्या है? तो यहाँ B देख सकते हैं आप, A B देख सकते हैं आप। ये क्या है? तो A बीजपत्र है, इसको कौन नहीं जानता है। और जो C है, ये आपका मूलांकुर है। तो ये सरल प्रश्न था और आप सभी ने इसको सही किया होगा। अगर वे दोबारा से आता है तब भी आप सही कर देंगे। एक बार और देख लो। जो बच्चों ए हिस्सा है क्या है? ए क्या है बताओ? ये प्रांकुर है। बी क्या है? बीजपत्र है। और आपका जो सी हिस्सा है ये क्या है? मूलांकुर है। ठीक है, तो ए क्या है बच्चों? प्रांकुर, पता है। चलो हम पूछते हैं बी क्या है? बीजपत्र है। और सी क्या है? मूलांकुर है। तो देखो ऐसे ऐसे सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब प्रश्न है, मटर के
मटर पादप के बीज के F2 पीढ़ी में हर फिनोटाइप का अनुपात 9:3:1 है। तो इसे कहते हैं, कितना कठिन क्वेश्चन है, इसे कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। ये कितना कठिन क्वेश्चन है बताओ, इसे कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। कक्षा 11वीं का क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशीय। ये कैसे होता है, एक दिशीय होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र है जो, इसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न है, एक वयस्क आदमी का सामान्य बीपी है, माने ब्लड प्रेशर है एक, तो 120 से 80 mmHg। ध्यान देना, एक वयस्क आदमी है, ठीक है, उसका बीपी कितना है, माने ब्लड प्रेशर कितना है, 120 अधिकतम होता है और कम से कम 80 होता है। तो 120 से 80। कौन सा सहायक उत्सर्जन अंग है, तो आपका आंसर है जिगर। जिगर है, जिगर माने लिवर, लिवर माने यकृत। देखो यहाँ ध्यान, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिगर जो है बच्चों, इसको अंग्रेजी में लिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिवर कहते हैं, याद कर लो। सहायक उत्सर्जन अंग है लिवर। अब देखो यहाँ पर एक समस्या है बहुत बड़ी, ऐसे ही हमको यही सही लग रहा है। तो किडनी है वो उत्सर्जी अंग है, फेफड़े हैं वो उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ जिगर भी उत्सर्जी अंग है, लिवर भी उत्सर्जी अंग है। अब प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन सा अंग पुष्पीय पौधों एवं मानव के जनन तंत्र दोनों में पाया जाता है, तो अंडाशय। यहाँ पर देखिए आप अंडाशय, पुष्पीय पौधे होते हैं तो उनमें भी अंडाशय होता है, और मानव माने महिलाओं में भी अंडाशय होता है। तो दोनों में पूछा है, ऐसा कौन सा इसमें 4 ऑप्शन में एक शब्द है जो मनुष्यों में भी होता है और पुष्पों भी, पौधों में भी होता है, तो वो है आपका अंडाशय। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो यह दिया गया था डार्विन के द्वारा। आपका सही आंसर क्या है, डार्विन। पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन नियंत्रित करता है, तो आपका आंसर क्या है, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन माने पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन होते हैं, याद कर लेना। कोशिका विभाजन नियंत्रित करता है, पादप, ऐसा पादप हार्मोन कौन सा है जो पौधों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अच्छा, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ये लिखा है सही तो काटो, सही तो काटो, साइटोकाइनिन, सही तो काटो, और काटने से क्या होता है, विभाजन होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पादप हार्मोन कौन सा है जो पौधों में कोशिका विभाजन नियंत्रित करता है, तो वो है आपका साइटोकाइनिन, माने सही तो काटो। अब आपका प्रश्न है, अंकुर वह जगह है जहाँ पर होता है, तो अवशोषण। अंकुर वह जगह है, अंकुर वह जगह है जहाँ पर क्या होता है, अवशोषण होता है। बेटा हो, अपना जो पेट होता है, अपना पेट होता है, उसमें इस तरीके की आपकी आंतें होती हैं, तो आंतों में कुछ ऐसे थोड़ी छोटी छोटी बिलाई निकली होती हैं, ये लिखा होगा बिलाई। तो इनका काम है जो आपने भोजन खाया उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषण करना। तो अपने पेट की आंत में अंकुर होते हैं, वो क्या करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। इनको अंग्रेजी में अंकुर को क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। कभी कभी यही लिख देते हैं कि आंतों में जो बिलाई होती हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन के अवशोषण का काम करते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण का काम करते हैं बिलाई। दारू के तत्व, अब कहोगे सर ये वो दारू है पीने वाली, तो पीने वाली दारू ये नहीं है, पीने वाली दारू ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दारू के तत्व जो खनिज युक्त जल की चढ़ाई में मदद करता है। पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे में 2 प्रकार की नलिकाएं होती हैं बच्चों, एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। एक होती है जाइलम, एक होती है फ्लोएम। तो प्रश्न कह रहा है कि दारू के तत्व, दारू के तत्व माने बच्चों वो कह रहा है जाइलम। देखो यहाँ इंग्लिश में देखो जाइलम। तो जाइलम जो है क्या करता है, जाइलम क्या करता है, खनिज युक्त जल को
पौधों के सभी भागों में ले जाता है जाइलम। तो जाइलम क्या है? वाहिनिकाएं हैं। जाइलम क्या है? जाइलम वाहिनिकाएं हैं, ट्रैकिड्स हैं। जाइलम क्या है? ट्रैकिड्स। ध्यान रखें, जाइलम को क्या बोलते हैं? ट्रैकिड्स। जाइलम को क्या बोलते हैं? वाहिनिकाएं। इनमें से कौन सा एक लसिका का भाग नहीं है? तो इरेथ्रोसाइट लसिका का भाग नहीं होता है। अगर आपने कक्षा 10वीं में रक्त और लसिका में अंतर याद किए होंगे तो आपने लसिका में एक पॉइंट जरूर याद किया होगा, इनमें आरबीसी नहीं होती है। लसिका में आरबीसी नहीं होती है, ये आपने एक पॉइंट याद किया होगा। देखो उसी से प्रश्न बना है। यह आपका उसी से प्रश्न बना है कि लसिका का भाग नहीं है क्या? एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी। याद कर लें, पुरानी कॉपी उठा करके देखो, उसमें लिखा होगा, लसिका तरफ लिखा होगा इसमें आरबीसी नहीं होते, माने एरिथ्रोसाइट नहीं होते। तो लसिका का भाग नहीं है एरिथ्रोसाइट। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के खराब हो जाने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है? मधुमेह माने डायबिटीज। मधुमेह माने बच्चों डायबिटीज। डायबिटीज क्यों हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। डायबिटीज हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अब इंसुलिन हार्मोन जो है बच्चों अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। तो अग्नाशय जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अगर वो खराब हो जाती है, अगर वो खराब हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। कब? जब अग्नाशय काम नहीं करती है। अग्नाशय काम नहीं करती है, अग्नाशय ग्रंथि काम नहीं करती है, क्योंकि पेनक्रियाज सही से काम नहीं करती। तो जब पेनक्रियाज काम नहीं करती है तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है। इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है तो वह डायबिटीज, मधुमेह बीमारी हो जाती है। कौन सा रोग यौन संचरित बैक्टीरिया द्वारा होता है? यहाँ प्रश्न ध्यान से पढ़ना। कौन सा रोग यौन संचरित बैक्टीरिया? बैक्टीरिया देखो, अब यौन संचरित रोग तो बच्चों एड्स भी है, एड्स भी है, लेकिन एड्स जो है वायरस से होता है। एड्स जो है वायरस से होता है, लेकिन यहाँ लिखा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से पूछा है तो आपका आंसर है गोनोरिया। तो गोनोरिया ऐसा रोग है, यौन संचरित रोग है गोनोरिया। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अब है क्लोरोफिल में होता है। अब है क्लोरोफिल में होता है। तो क्लोरोफिल में बच्चों क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा आपको हरी पत्तियों में। क्लोरोफिल मिलेगा हरी पत्तियों में, ठीक है। तो पत्तियों में मैग्नीशियम होता है। प्रश्न पूछते हैं कि पत्तियों में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, पत्तियों में होता है मैग्नीशियम। तो आपने अच्छे से समझा, जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों में होता है और क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न आया है कि पत्तियों में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है तो मैग्नीशियम तो होना ही है। अब आपका प्रश्न है क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल ए उच्च पादप जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उच्च पादप जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब है प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, माने अंधकार अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। जीवाणु मुख्यतः प्रजनन करते हैं। तो जीवाणु मुख्यतः प्रजनन करते हैं विभाजन के द्वारा। विभाजन के द्वारा माने फिजन के द्वारा। किसके द्वारा? फिजन के द्वारा। जीवाणु मुख्यतः प्रजनन करते हैं फिजन के द्वारा, विभाजन के द्वारा। अब है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार वो धड़कता है? तो 70 से 72 बार। एक मनुष्य है वो स्वस्थ है, उसका जो हृदय है स्पंदन करता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है वो? तो 70 से 75 बार। सही आंसर होता है 72 बार, लेकिन यहाँ लिखा है 70 से 75। तो 72 कहाँ आएगा? 70 से 75 के बीच में आएगा।
अब आपका प्रश्न है, निम्न में किस जंतु समूह में बंद परिसंचरण तंत्र होता है? ये सभी समूह हैं, ठीक है। इनमें किस जंतु समूह में बंद परिसंचरण तंत्र होता है? तो वो आपका आंसर है मेंढक, केंचुआ, मनुष्य। तो केंचुआ में, मेंढक में और मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब मेल पीगी कड़िका है, क्या है? मेल पीगी कड़िका है। तो आपका करेक्ट आंसर है बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। जो मेलपीगियन कड़का होती है, जो मेलपीगियन कड़का होती है, ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से बनी होती है। मेलपीगी कड़का बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से बनी होती है। कौन सी पुरुष की सहायक नलिका नहीं है? तो ये है आपका वृषण जालिकाएं। तो वृषण जालिकाएं जो हैं पुरुष की सहायक नलिकाएं नहीं हैं। रक्त का आयतन बढ़ने के लिए रक्त के कौन से घटक का सबसे ज़्यादा योगदान होता है? तो आपका सही आंसर है प्लाज्मा। बहुत सरल प्रश्न है। अब प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषित अंगक हरित लवक ज़्यादातर पौधे में कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है पेरेनकाइमा कोशिकाओं में, पेरेनकाइमल कोशिकाओं में। प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषित अंग, हरित लवक माने क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पेरेनकाइमल कोशिकाओं में। कहाँ मिलेगा? पेरेनकाइमल कोशिकाओं में। कौन सी घटना कृत्रिम गुर्दा में नहीं होती है? तो ऑस्मोटिक दाब बनाए रखना, ऑस्मेटिक दाब बनाए रखना, माना ऑस्मोटिक दाब बनाए रखना। अब है सूंघने एवं स्वाद के लिए मानव में रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आपके क्रमशः नाक में और जीभ में। सूंघते हैं नाक से और स्वाद लेते हैं जीभ से। बलपूर्वक सांस निकालने के लिए वायु का आयतन फेफड़े में बचा रहता है, वो कहलाता है अवशेषी आयतन। क्या कहलाता है? अवशेषी आयतन। ये देखो, ये आप समझते हैं, सरल प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र अमीबा में द्विविखंडन को दर्शाता है? तो सबसे पहले देखो, अमीबा ऐसा होता है, ऐसे से फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये दो भागों में बट जाएगा। दो भागों में बट जाएगा तो एक दूसरा है, ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। जब आप ऑप्शन देखते हैं तो लास्ट ये जो दूसरा है, ऑप्शन जो दूसरा है, ये लास्ट में सिर्फ सी ऑप्शन मिल रहा है अपन को। यहाँ देखो सी ऑप्शन मिल रहा है, देखो कहीं भी नहीं है सी ऑप्शन में। इसलिए बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या है? ये सी करेक्ट आपका आंसर है। पहले देखो, इसको समझो। अमीबा पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर थोड़ी सी खांच बन जाती है, फिर दो भागों में टूट जाता है। अब आपका प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है, बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है पोटोमीटर यंत्र के द्वारा, पोटोमीटर मशीन के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा सबको पता है, एटीपी को कहते हैं। गलत टाइप हो गया, गलत टिक हो गया, एटीपी को कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं बच्चों? एटीपी को कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को कोशिका की मुद्रा कहते हैं, रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं कोशिका का। किसको? एटीपी को। ध्यान रखें, आपका एटीपी सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो ये होती है लाल प्रकाश में, ये होती है आपके लाल प्रकाश में। अब है अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो सबको पता है एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग लेता है, लैंगिक प्रजनन में दो जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन में एक जनक भाग लेता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी बच्चों स्वस्थ रहो, खुश रहो। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ध्यान से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।